कल्पना कीजिए कि सुबह आप अपने घर में हो, बाहर लगातार बारिश हो रही हो। अचानक पहाड़ से मलबे और पानी का एक विशाल सैलाब आपकी ओर बढ़ने लगे। कुछ ही सेकंड में घर, सड़कें, वाहन और बिजली के खंभे सब पानी और पत्थरों के नीचे गायब हो जाए या बह जाए। 24 जून 2026 को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में लोगों ने यही भयावह मंजर देखा। सबसे अधिक तबाही की पान्योर जिले के याजाली क्षेत्र में हुई, जहां भारी बारिश के बाद आई फ्लैश फ्लड और भूस्खलन ने पूरे इलाके को संकट में डाल दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान कहां हुआ, फ्लैश फ्लड इतनी खतरनाक क्यों होती है, क्या इसका संबंध केवल बारिश से है या पहाड़ी क्षेत्रों के विकास मॉडल से भी है, और इससे पूरे पूर्वोत्तर खासकर असम पर क्या असर पड़ सकता है। लगातार लगभग 48 घंटे तक हुई बारिश के बाद 24 जून की सुबह स्थिति अचानक बिगड़ गई। याजाली क्षेत्र में तेज बारिश के कारण पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी, मिट्टी की चट्टानें और मलबा नीचे की ओर आया। इससे NEPCO परियोजना कॉलोनी और उसके आसपास के निचले इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। यह सामान्य नदी की बाढ़ नहीं थी, यह एक फ्लैश फ्लड थी, यानी कुछ ही मिनटों में पानी का स्तर अचानक कई गुना बढ़ गया। फ्लैश फ्लड क्या होती है? सामान्य बाढ़ में नदी धीरे धीरे अपने किनारे छोड़ती है, लेकिन फ्लैश फ्लड में बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा होती है। पहाड़ पानी को नहीं रोक पाते, पानी सीधे तेज गति से नीचे आता है, अपने साथ मिट्टी, पेड़ और विशाल चट्टानें भी लाता है। यही कारण फ्लैश फ्लड में लोगों को भागने का समय नहीं मिलता। अरुणाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य इस प्रकार की आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान याजाली क्षेत्र में हुआ। राज्य सरकार के अनुसार कम से कम 18 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुए। कई घर पूरी तरह बह गए, निर्माणाधीन रिटेनिंग वॉल ढह गई, कई वाहन मलबे में दब गए, बिजली और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। पूरा इलाका कई घंटों तक बाहरी दुनिया से लगभग कट गया। तो इसमें कितने लोग प्रभावित हुए? शुरुआती रिपोर्टों में 3 लोगों के लापता होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने पुष्टि की कि 5 लोग लापता हुए, जिनमें से एक महिला शिक्षक निर्मला गुप्ता का शव बरामद कर लिया गया है। अन्य 4 लोगों की तलाश जारी रही है। इसके अलावा लगभग 17 लोग घायल हुए, जिनमें कई गंभीर रूप से घायल बताए गए। आपदा के शुरुआती घंटों में आंकड़े बदलते रहे, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा में सामान्य बात होती है। भारी वर्षा केवल याजाली तक सीमित नहीं रही। भूस्खलन ने पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में सड़क संपर्क बाधित कर दिया। इनमें प्रमुख है कि पान्योर, लोअर सुबनसिरी, कामले, कुरुंकुमे, करादादी और ऊपर सुबनसिरी। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर मलबा जमा हो गया, कई पुल क्षतिग्रस्त हुए, कई यात्री घंटे तक फंसे रहे। बचाव अभियान, इसके लिए क्या कर रही है सरकार? स्थिति गंभीर होने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। पुलिस, SDRF, NDRF, अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन सभी ने संयुक्त रूप से राहत अभियान शुरू किया, लेकिन लगातार बारिश और सड़कें टूट जाने के कारण राहत कार्य आसान नहीं था। कई इलाकों तक केवल पैदल या विशेष उपकरणों की मदद से पहुंचना पड़ा। अब असम में हाई अलर्ट क्यों? अरुणाचल प्रदेश की अधिकांश नदियां आगे चलकर असम में प्रवेश करती है। जब ऊपर कैचमेंट में भारी बारिश होती है तो उसका असर नीचे बहने वाले इलाकों पर भी पड़ता है। इसी कारण असम सरकार ने कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन जैसी एजेंसियों ने नदी जल स्तर पर लगातार निगरानी शुरू कर दी है। इसका क्या संबंध डैम से है? यह प्रश्न लगातार सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। तथ्य यह है कि प्रभावित क्षेत्र के पास NEPCO का पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। घटना वाले दिन बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए परियोजना में
संचालन संबंधी कदम उठाए गए और अतिरिक्त पानी के प्रबंधन की जानकारी दी गई। दूसरी ओर अधिकारियों ने बताया कि मुख्य तबाही अत्यधिक वर्षा, फ्लश फ्लड और मलबे के बहाव से हुई। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर केवल डैम को इस आपदा का कारण कहना उचित नहीं होगा। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और वैज्ञानिक विश्लेषण का इंतजार करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है? इसको लेकर विशेषज्ञ कई कारण बताते हैं, जिसमें पहला है जलवायु परिवर्तन। पूरी दुनिया में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। कम समय में बहुत अधिक बारिश अब पहले की तुलना में अधिक देखने को मिल रही है। हिमालय की संवेदनशील भूगर्भीय संरचना। पूरा हिमालय युवा पर्वत माना जाता है। यह क्षेत्र अभी भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, इसलिए यहाँ भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। तीसरा, सड़क निर्माण। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण आवश्यक है, लेकिन यदि ढलानों का वैज्ञानिक उपचार ना किया जाए तो बारिश के दौरान बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो सकता है। चौथा, जंगलों की कटाई। वन क्षेत्र वर्षा के पानी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां वन कम होते हैं वहां पानी अधिक तेजी से नीचे आता है। पांचवा, अनियोजित निर्माण। नदी किनारे और नालों के पास बने भवन फ्लैश फ्लड के समय सबसे पहले प्रभावित होते हैं। एक बड़ा सवाल, क्या यह केवल अरुणाचल की समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पूरे हिमालयी क्षेत्र में, चाहे वह उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो या फिर हिमाचल प्रदेश, सभी जगह पिछले कुछ वर्षों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ी हैं। इन घटनाओं ने यह भी सवाल उठाया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। प्राकृतिक आपदा के बाद सबसे बड़ी समस्या केवल जान बचाना नहीं होती, बल्कि भोजन, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सभी को फिर से सामान्य करना भी उतना ही कठिन होता है। अरुणाचल जैसे दुर्गम राज्य में यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। तो अब फिर आगे क्या? फिलहाल प्रशासन लापता लोगों की तलाश कर रही है, राहत सामग्री वितरण कर रही है, सड़क की बहाली में लगी हुई है, बिजली व्यवस्था में लगी हुई है। इसके अलावा क्षति का आकलन कर रही है। यदि मौसम सामान्य रहता है तो राहत कार्य तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लगातार बारिश जारी रही तो स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश की यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं केवल मौसम की खबर नहीं होती, बल्कि मानवीय संकट बन जाती है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षित और वैज्ञानिक विकास की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से पूरे हों, प्रभावित परिवारों को सहायता मिले और भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाए। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को साझा करें और ऐसी तथ्य आधारित रिपोर्ट के लिए फर्स्ट पीपल इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।